Hello students, this is Priyanka Bajpayee and today I am going to deliver a lecture on the topic which is taken from the subject Human Resource Management. KMBN 202 is the code of this paper and this comes under MBA second semester. Okay, so before starting I am hoping that you all are good at home, be safe and take care of yourself and your family. Okay, and very important, please follow all COVID guidelines. Okay, so before starting this subject and in this video lecture series, this is a first lecture of this particular topic. So before starting this, I am just going to explain or just read out that what are the contents which you all have to consider in this particular unit, and then we will explain one by one, topic by topic. Okay, so the first unit contains essentials of HRM, means human resource management, and then functions of human resource management, HRM versus HRD. So okay, सबसे पहले बच्चों, you all have to understand that what is HRM, human resource management, and then what are the functions of HRM, and then HRM versus HRD. Okay, अब now there is a new term HRD which stands for human resource development. तो आपको पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट समझना है, दैट व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट समझना है, दैट व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हाउ दे कैन डिफरेंशिएट विद ईच अदर. ठीक है, आफ्टर दैट स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, न्यू वर्ड, न्यू टर्म. ओके, then strategic human resource management की meaning, roles in strategy formulation and implementation, means you can say that role of human resource management in strategy making, or with the help of strategy how can you manage your human resource management, vice versa. Okay, so all these things are covered in this particular unit. And after that, barriers to strategic human resource management, which are the barriers जो कि स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक एचआर को फेस करने पड़ते हैं. आफ्टर दैट लिंकिंग एचआर स्ट्रैटेजीज विद बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी वो एचआर स्ट्रैटेजीज हैं जिनको लिंक किया जाता है बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ. रोल्स ऑफ एचआर मैनेजर, आप एचआरएम पढ़ रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रोल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा इसमें. देन रोल्स ऑफ एचआर इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. ठीक है, अब यहाँ पे दो नए टर्म इंक्लूड हुए हैं. द फर्स्ट वन इज मर्जर एंड सेकेंड वन इज एक्विजिशन. तो व्हाट इज मर्जर, व्हाट इज एक्विजिशन, एंड उस मर्जर एंड एक्विजिशन में आपके ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल होता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का क्या रोल होता है. ठीक है, तो ये भी आपको इस यूनिट में कवर करना है. After that, technology and HR and changing roles of HR due to technology. Like, okay, you all know very well that technology is changing in a very high speed. अभी ये this is also comes under technology change, that we are studying with this medium. ठीक है, हम आपको इस मीडियम के थ्रू पढ़ा रहे हैं एंड आप पढ़ रहे हो. हम आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें कि आपको डे बाय डे नए नए लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे नए नए टॉपिक्स पे, जिससे कि ओके ठीक है, वी ऑल नो दैट दिस इज़ अ पेंडेमिक सिचुएशन, बट इट डजंट मीन कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो जाए. ओके, तो आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, आप सेफ रहो घर पे क्योंकि आप कॉलेज नहीं आ सकते, तो आपके लेक्चर्स हार्म ना हो, आपको उसी तरीके से आपके प्रॉपर लेक्चर्स डिलीवर होते रहें जैसे कि आपको नॉर्मल कंडीशंस में होते थे. तो ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर टेक्नोलॉजी, दैट वी ऑल आर जस्ट अपलोडिंग लेक्चर वीडियोज़ एंड आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हो, उनसे समझ सकते हो. आपको होमवर्क्स दिए जा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उनका आंसर कर सकते हो. नहीं समझ में आता है, देन यू डायरेक्टली आस्क टू द टीचर्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स और with the help of messages. मतलब ये they all technologies are helping फॉर कोपिंग अप दिस पेंडेमिक. ठीक है, इस पेंडेमिक में हमारी लाइफस्टाइल, हमारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें चेंज ना हो, हमारे हम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना आए. हाँ, वो तो अलग की चीज़ है कि हमें सेफ़ रहना है, घर पे रहना है, ये एक बहुत मतलब सारी चीज़ें इस तरीके से एकदम एक तरीके से एकदम रुक सी गई हैं. तो वो सारी सिचुएशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है.
तो इसकी वजह से आपको ये भी पढ़ना है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरीके से उसके ह्यूमन रिसोर्स के रोल्स चेंज हो जाते हैं. ओके, देन HRM लिंकेज विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. TQM स्टैंड्स फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. ठीक है, आफ्टर दैट केस स्टडीज. तो इतना आपको आपके फर्स्ट यूनिट में कवर करना है. MBA का ये पेपर है, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये MBA का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकेंड सेमेस्टर का. इसका कोड है KMBN 202 और नाउ आई एम स्टार्टिंग माई लेक्चर विद यूनिट 1. ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिट, फर्स्टली you have to understand what is human resource management and then we will move further, right? Okay, तो बच्चों अभी हम शुरू करते हैं. जैसे कि आप ये वर्ड देख रहे हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वो सारे एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना टाइम देते हैं, अपना एफर्ट देते हैं, अपनी स्किल्स देते हैं, अपनी नॉलेज यूज़ करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके. दे ऑल आर कॉल्ड ह्यूमंस. और जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ रिसोर्स बन जाते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन उनको एज अ रिसोर्स ट्रीट करती है, देन ये वर्ड बनता है ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, अब इन्हीं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मीन्स managing the employees, the workers, the people who are working in the organization comes under human resource management. Yeah, it is called human resource management. Whenever the organization starts managing the human resource in a very practical way, in a very strategic way, in a very planned way, then it all comes under human resource management. Clear? जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को एक पर्टिकुलर प्लानिंग के अंतर्गत या किसी प्लान के साथ या किसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके या उनके बेनिफिट के बारे में सोच के, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोच करके मैनेज करना शुरू करती है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है. देख लेते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस विच बाइंड्स पीपल विद ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आपको समझने वाला है. दिस इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस जिसको स्टार्ट टू एंड अगर प्रॉपरली कंप्लीट किया जाता है तो ही हम कहेंगे कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेज्ड तरीके से काम कर रहे हैं. अदरवाइज इसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी. इस ऑर्गेनाइजेशन को वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, चाहती है अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के बाद. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो कि बाइंड करता है. किसको किसको साथ में बाइंड करता है? ऑर्गेनाइजेशन को एंड पीपल्स को, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के. तो एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को जो साथ में बाइंड करता है वो कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है, या उसको ही आप HRM कहते हो, यानी कि वही जो अभी मैंने बताया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू अचीव ईच अदर्स गोल. अब क्या है, क्यों कर रहे हैं बाइंड हम क्यों साथ में बाइंड करना चाह रहे हैं? एम्प्लॉय है, उसको सैलरी मिल रही है या वेजेस पे काम कर रहा है, वो वर्कर है तो वो उसको सैलरी मिल रही है, वो काम दे रहा है, वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए आपसे चार्ज कर रहा है. ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, एक एम्प्लॉय मिला हुआ है जो काम करके उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प कर रहा है. बट यहाँ पे ये क्यों कहा जा रहा है कि वो अपने अपने गोल्स को अचीव कर सकें? यहाँ पे ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक एम्प्लॉय के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंबाइंड नहीं होते हैं तब तक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकल के आता है जितना रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है. और जब वो बेटर रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाता या अच्छा आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाता, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना शुरू करती है. अगर वो उन्हें मैनेज नहीं करेगी तो इसी तरीके से उनको एक डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी. और ये बात ऑर्गेनाइजेशन समझ लेती है. उसको पता है कि जब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि
एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जब कंबाइंडली वर्क करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एट लास्ट आगे ग्रो कर पाएगी। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज सो दैट दे बिकम मोर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ नई इन्होंने बोली है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम नए नए लोगों को हायर करते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन में। जहाँ पे भी नीड होती है एम्प्लॉयज़ की, उनको हम हायर करते हैं, हायर करने के बाद उनको ट्रेंड करते हैं या डेवलप करते हैं। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका अलग होता है और हर एम्प्लॉय का काम करने का तरीका होता है इंडिविजुअली। तो कैसे उस नए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफर्टेबल करवाना, फिर उसको वर्किंग समझाना, कंडीशन समझाना नए ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो क्या कर सके, अपना 100% दे सके, बेस्ट दे सके ऑर्गेनाइजेशन को समझते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को समझते हुए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। आगे की आपके इस सब्जेक्ट में आगे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, कि किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, क्या मेथड्स होते हैं, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट्स बन के तैयार हों। गॉट इट? ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। क्या है? अब देखो, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, दिस इज़ नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। अभी मैंने बताया कि ये कोई एक टाइम की एक्टिविटी नहीं है कि आपने इसको किया और ये ख़त्म हो गई। ये क्या है, आपका एक प्रोसेस है। अब जब भाई हम बोलेंगे ये प्रोसेस है, तो आप कहेंगे कि मैम अगर दिस इज़ अ प्रोसेस दैट इसमें स्टेप्स भी होंगे, तो वेरी गुड, इसमें स्टेप्स होंगे, राइट, बिल्कुल सही, इसमें स्टेप्स होंगे। और जब स्टेप्स होंगे और जब आप वन बाय वन सारे स्टेप्स को पार करते जाओगे या चढ़ते जाओगे, तभी आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो वही आगे लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, अब आप इनको चाहे इसका प्रोसेस बोलो, चाहे आप स्टेप्स बोलो या पॉइंट्स बोलो, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने में इंक्लूड करता है। सबसे पहला स्टेप या पॉइंट होता है जॉब एनालिसिस। अच्छा, टेल मी वन थिंग, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को एनालाइज ही नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉय की नीड है, हायर करने की नीड है, या फिर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं या एम्प्लॉयज़ कम हैं, एम्प्लॉयज़ की डिफिशिएंसी है या सरप्लस हैं एम्प्लॉयज़। कैसे पता चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की ज़रूरत है, किस एरिया में या किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या फिर ये कैसे पता चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑलरेडी प्लान की जा चुकी हैं या चल रही हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक आंसर होता है जॉब एनालिसिस। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। उन्हें एनालाइज करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली जॉब का क्या सिनेरियो चल रहा है, व्हाट इज़ द सिनेरियो इज रनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ रिलेटेड टू जॉब, एंड जॉब एनालिसिस ऑलवेज गिव्स अ इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, अब प्लान किया जाता है, प्लानिंग पर्सनल नीड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन को नए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है या फिर नहीं है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, जॉब एनालिसिस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से। तो यहाँ से क्या होगा, आपको नीड्स पता चल जाएंगी, नीड्स एंड डिमांड्स पता चल जाएंगी, सप्लाई कहाँ से हो सकती है। अब उसके बाद क्या होगा, रिक्रूटमेंट किया जाएगा। भाई अगर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि उसे नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए, देन ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर द रिक्रूटमेंट। अच्छा, अभी रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट इज़ ऑल्सो इज़ अ न्यू वर्ड फॉर आपके लिए, अभी ये नया वर्ड हो गया। तो रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेंट्स, जो आपके कैसे कह सकते हैं, वो एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है, उन एप्लीकेंट्स को इनवाइट करने का एक प्रोसेस होता है। मतलब रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ इनवाइटिंग द एप्लीकेंट्स फॉर अप्लाइंग द पर्टिकुलर जॉब। ये आप बोलता है, रिक्रूटमेंट कहता है कि आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि रिक्रूटमेंट इज़ नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ
प्रॉमिस दैट यू गेट द जॉब। एप्लीकेंट्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस किसी तरीके का कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं देता है कि हाँ आपने अप्लाई कर दिया ओके यू नाउ यू विल गेट द जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। रिक्रूटमेंट इज जस्ट इनवाइटिंग द एप्लीकेंट्स फॉर अप्लाइंग द जॉब, अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, ओनली एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है कि किसको जॉब पे रखना है किसको जॉब पे नहीं रखना है। तो रिक्रूटमेंट क्या करता है, दिस इज हेल्पफुल इन कलेक्टिंग मोर एंड मोर वैल्यूएबल सीवीज, मोर एंड मोर वैल्यूएबल एप्लीकेशंस फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी जितनी ज़्यादा सीवीज होंगी उतना ही ज़्यादा हम बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर 2 लोगों को हायर करना है और आपका सिर्फ 2 ही सीवी अप्लाई होती हैं तो आपको उन्हीं को हायर करना पड़ेगा, यू वोंट हैव एनी चॉइस, ठीक है। लेकिन जब आपके पास 2 वैकेंसीज हैं और उसके लिए 20 सीवीज आ जाती हैं, 20 लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप उनमें से राइट पर्सन को, सही कैंडिडेट को, सही एप्लीकेंट को इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो सिलेक्शन आता है, रिक्रूटमेंट के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है दैट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज बेसिकली अ चूजिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस ऑन अ राइट टाइम। प्लेस का मीन्स जॉब, ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, ठीक है। ओरिएंटिंग एंड ट्रेनिंग उसके बाद आता है, मीन्स जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब नाउ एम्प्लॉय इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तब उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया जाता है। तो बेसिकली ओरिएंटेशन इज़ अ सोशल एक्टिविटी जहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंफर्टेबल कराया जाता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, इन सब के बारे में अवेयर कराया जाता है कि हाँ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो रही हैं और किस तरीके से इनको आपको भी समझना है और आपको इनको फॉलो करना है। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, अगर उनको ट्रेनिंग की नीड है तो टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेन किया जाता है, ठीक है, मैनेज किया जाता है, उनकी वेजेस और सैलरी मैनेज की जाती है। अब देखिए, आप देख रहे हैं ना बेटा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ रही हैं। पहले जॉब एनालाइज किया, फिर प्लान किया, उसके बाद रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया, कंडक्ट कराया, फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी, सैलरी एंड वेजेस मैनेज किया, और अब उनको क्या करना है, बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स के बारे में देखना है। ओके तो अब ये सारे स्टेप्स ही हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, या फिर आप इनको प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि आप कह रहे हो दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्क द वर्ड मैनेजमेंट। अब आप सब MBA फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नाम का पेपर पढ़ चुके हो, या कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट करके आपका एक पेपर था, तो वहाँ पे आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जानते हैं। तो अगर हम बहुत सारी चीज़ें मैनेजमेंट की ना ध्यान दें तो हम सिर्फ अगर हमें इतना तो याद होना चाहिए कि मैनेजमेंट ऑलवेज इंक्लूड 5 फंक्शंस बेसिकली। कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही सारे 5 फैक्टर्स हैं। अब इन 5 फैक्टर्स में प्लानिंग इज द प्राइमरी मतलब फंक्शन एंड कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। अब विदाउट कंट्रोलिंग कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तो आप ही बताइए कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है तो क्या विदाउट कंट्रोलिंग ये कंप्लीट हो जाएगा? आप बोलेंगे नो मैम, विदाउट कंट्रोलिंग ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम कंप्लीट मान लें। तो इसी का पार्ट, इसी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। जब आप ह्यूमन रिसोर्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो इसका मतलब आप उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना चाहते हैं, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर आपको किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आप कंफर्टेबली वर्क कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ रही हैं? तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? जब आप एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, फिर अगर उनके कोई डिस्प्यूट्स हैं, वैसे तो अगर सही तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज किया जाता है तो कोई ऐसा बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हाँ क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो कि बहुत डिफरेंट नेचर के, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग एक साथ काम करते हैं, तो नो डाउट कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट या मनमुटाव जिसको आप कहते हैं वो हो जाता है। तो वो क्या किया जाता है, धीरे धीरे इसमें मैनेज किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर वो भी आता है कि आपको वो भी मैनेज करना है। आफ्टर दैट कंप्यूटिंग विद ऑल एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल, और सारे एम्प्लॉयज़ को एक सेम पर्टिकुलर लेवल पे मान रख करके क्या किया जाता है, उनको माना जाता है, ठीक है।
उसके बाद HRM इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स सो दैट। अब क्या है, वही जो मैंने आपको भी बताया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट फील्ड है, तो जाहिर सी बात है इसमें प्लानिंग भी होगी। अब प्लानिंग होगी का मतलब क्या है, प्लान्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज देम फॉर द पर्टिकुलर जॉब, या फिर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब ऑर्गेनाइज देम। उसके बाद क्या है, कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ प्रोक्योरमेंट, उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से प्रोक्योर करना, मतलब उनको वो कंट्रोल करना, उनके फंक्शंस को देखना, डेवलप करना उनको। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मतलब बेसिकली बेटा ये भी होता है कि लाना या हासिल, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लाना भी प्रोक्योरमेंट कहा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क, और किस तरीके से उनके वर्क को मेंटेन करना और फिर उनकी स्किल्स को मतलब यूटिलाइज करना, उनकी नॉलेज को यूटिलाइज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो और ग्रो कर सके और उसका ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा फुलफिल हो सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे हम फ्लिपो की। अकॉर्डिंग टू फ्लिपो HRM, द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज to the end that individual, organizational and social objectives are accomplished। यही बोला है फ्लिपो ने भी अपनी डेफिनेशन में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। अब आपको ये मैनेजमेंट के चारों फंक्शन लगा के क्या करना है, सबसे पहले प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मतलब सही एम्प्लॉय को, मतलब कैंडिडेट को या एप्लीकेंट को जॉब के लिए हायर करना है। फिर उनको डेवलप करना है, डेवलप करने के बाद क्या करना है, उनकी कंपनसेशन स्ट्रैटेजीज पे बात करनी है, उनको इंटीग्रेट करना है, मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ लेके चलना है, मेंटेन करना है। उसके बाद रिप्रोडक्शन पे ध्यान देना है, ताकि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, उसके बाद क्या होता है आपका, एट द एंड इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। और इस तरीके से मैनेज करना है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी मतलब एम्प्लॉयज़ के फुलफिल हो सकें, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हों, एंड साथ ही साथ आपके जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या हो सकते हो, आपके साथ ही साथ कंप्लीट होते रहें। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, एम्प्लॉयज़ भी एक सोशल एक्टिविटी का हिस्सा हैं या सोसाइटी का हिस्सा हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचकर नहीं चलती। ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना पड़ता है। नो डाउट अपनी ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए भाई, कोई बिजनेस है तो हर कोई अपनी ग्रोथ चाहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ग्रोथ भी देखनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की ग्रोथ भी देखनी होती है, एंड एज वेल एज क्या करना होता है, उनको साथ में सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान रखना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसी स्ट्रैटेजी या किसी ऐसे डिसीजन की वजह से सोसाइटी में कुछ भी हो, दिक्कत हो या कोई हार्म हो सोसाइटी को, या सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से जो सही ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हैं तो आपको ये तीनों एस्पेक्ट क्या करने होते हैं, ध्यान में रखने होते हैं। तो इतना अभी आपको मेरे ख्याल से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक इसके बाद 2 लाइन्स हैं वो और देख लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग, developing and maintaining competent human resources in the organization so that the goals of an organization are achieved in an effective and efficient manner। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है एक प्रोसेस के रूप में, प्रोक्यूरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कंपोनेंट्स की तरीके से। कि ये कंपोनेंट्स या ये डेवलपमेंट किसका करना है या किसको प्रोक्योर करना है, ह्यूमन रिसोर्स को, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में क्या कर सकें, हेल्प कर सकें, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में एफिशिएंटली हेल्प कर सकें, और उनकी खुद की भी डेवलपमेंट साथ ही साथ क्या होती रहे। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क इन सच अ मैनर दैट दे गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग इट्स गोल।
ये हमने जैसे अभी पहले बोला था कि दिस इज़ अ प्रोसेस, तो ये प्रोसेस तो है, लेकिन ये साथ ही साथ आर्ट भी है। बेटा आर्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडिविजुअल्स को मैनेज करना, मतलब एम्प्लॉयज़ को, ह्यूमंस को मैनेज करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ठीक है, ये कोई बिल्कुल इजी टास्क नहीं होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर लो, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही बात पे एग्री करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन तो और बड़ी संस्था है या सोसाइटी में एक ऐसी मतलब प्लेस है जहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेंटालिटी के लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और रिलीजन के लोग आते हैं। तो बात सिंपल सी इतनी है समझने वाली कि यहाँ पे कुछ भी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं होता है कि आप कोई रूल है कि 2+2 किया तो 4 ही आएगा। तो ऐसा नहीं है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में, कि ऐसा नहीं कि आप उनसे ऐसा कहोगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। आपको नहीं पता कि हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट, what are their thinking, what are their maintenance, मतलब थिंकिंग प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, उनके साथ हमेशा कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द ह्यूमन रिसोर्स। तो यही एक मेन तरीका होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का, कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को प्रैक्टिस से या फिर डेवलपमेंट के थ्रू मेंटेन रखना पड़ता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सको। या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एज ए आर्ट होता है, जिसमें उसको बार बार प्रैक्टिस करके अपने ह्यूमन रिसोर्स को समझ के उनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, प्लान करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। आगे का जो भी कंटेंट है या इसके आगे का जो भी मैटर है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और अच्छे से हम लोग 1-2 डेफिनेशंस देखेंगे या इसका प्रोसेस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके इम्पॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी आप बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है इसे समझिए, इसे पढ़िए, ठीक है, और जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो अभी मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी बेटा कि आप सब लोग बस सेफ रहिए घर पे अपने अपने, और जो भी गाइडलाइंस कोविड की बताई जा रही हैं प्लीज़ उनको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए, घर पे रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए।